अब हम पढ़ते हैं गर्भ निरोधक के गुण। अब देखिएगा गर्भ निरोधक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तब ना जनता अपनाएगा, नहीं तो जनता अपनाएगा गर्भ निरोधक को। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा गुण होगा। आदर्श गर्भ निरोधक, आदर्श गर्भ ओकर बाद बताइए निरोधक। आदर्श गर्भ निरोधक माने क्या होता है? आदर्श गर्भ निरोधक का मतलब होता है जो उपयोगकर्ता के सभी हितों की पूर्ति करता हो। उपयोगकर्ता का कौन सा हित है, तो अभी देख लो पहले। तो पहला 1 नंबर, तो बताइए यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। या बताइए, ये बताइए अगर कीमत कम होना चाहिए, कीमत कम होना चाहिए। या बताइए सरकार जब चलाइए रहा थी मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त होना ओकर बाद बताइए चाहिए। दूसरा बताइए आसानी से उपलब्ध होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रह रहा है, ये बेचारा रह रहा है एक्स जगह पर, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर में मिल रहा है कॉन्डोम, कोई जाएगा लेने? नहीं जाएगा। दूसरा यहाँ पर कम कीमत पर होना चाहिए। कम कीमत का मतलब होता है कि बहुत लोअर कॉस्ट, 2-4 रुपया 5-10 रुपया में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 100-150 मिलेगा तो यहाँ खाना नहीं मिल रहा है, कॉन्डोम खरीदने के लिए पैसा लेगा। दूसरा मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त दे दे तो और कोई फ्री में दे रहा है तो फ्री में तो यहाँ पर सब कुछ लेता है, तो फ्री में दे रहा है तो बल्लों ले लेगा और कभी ना कभी यूज करिए लेगा। तो बताइए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका कोई अनुषंगी प्रभाव। अनुषंगी प्रभाव का मतलब होता है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। साइड इफेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी टेबलेट होता है उसको यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर में अगर रिएक्शन कर लेता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। साइड इफेक्ट का मतलब होता है उसको यूज किए हमें एक्स कम के लिए हो गया वाई कम, दिक्कत होना शुरू, तो एक बार साइड इफेक्ट हो जाएगा तो दोबारा कोई यूजो नहीं करेगा। तो एक कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा बता दीजिए, तीसरा बताइए जो उपयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है यानी कि उपयोगकर्ता के काम इच्छा पर थोड़ा सा भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि उपयोगकर्ता के काम इच्छा का मतलब होता है कि मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के एक लाइन में सेक्स के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि काम इच्छा पर प्रभाव, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन्हें कि वो कुछ कर रहा है और बार जो यूज किया है गर्भ निरोधक या कंडोम तो डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर वो हटा देगा वहाँ से। लेकिन मतलब काम इच्छा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट ले रहा है। अगला बताइए क्या हो सकता है। पहला बताइए आसानी से उपलब्ध हो, कम कीमत पर हो, मुफ्त में होना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, उपयोगकर्ता के काम इच्छा यानी मैथुन क्रिया पर कोई प्रभाव ना हो यानी कि डिस्टर्बेंस ना हो। अगला बता दीजिए क्या होगा। गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। एक मतलब कौन चीज हो गया, गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, इसका मतलब कौन चीज हो गया, जिस काम के लिए गर्भ निरोधक का उपयोग किया गया है वो काम होना चाहिए। इन्हें कि काम गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, इसका मतलब कि जिस काम के लिए इसका यूज किया जा रहा है वो सक्सेस होना चाहिए। जैसे कोई यूज कर रहा है कि गर्भ धारण ना हो और इसको यूज करने के बावजूद भी गर्भ धारण हो गया तो मतलब ये प्रभावी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए गर्भ निरोधक ये किने आ गया, आदर्श गर्भ निरोधक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो पहले ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और कीमत कम होना चाहिए, मुफ्त में मिलना चाहिए। आसानी से उपलब्ध हो यानी कि ईजी में मिल जाए, कम कीमत पर मिल जाए या मुफ्त हो जाए और अच्छा, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उपयोगकर्ता के काम इच्छा यानी कि सेक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गर्भ निरोधक के प्रभावी होना चाहिए यानी जिस काम के लिए गर्भ निरोधक का उपयोग किया गया है वो काम सक्सेस होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं गर्भ निरोधक वर्गीकरण। गर्भ निरोधक कितने टाइप से हो सकता है तो देखते जाइएगा। गर्भ निरोधक के वर्गीकरण, तो यहाँ पर देखिएगा गर्भ निरोधक के वर्गीकरण, गर्भ निरोधक के वर्गीकरण करते हैं वर्गीकरण। यहाँ पर देखिएगा पहला गर्भ निरोधक वर्गीकरण में अपना हो सकता है पहले बंधियाकरण, बंधिया और बताइए करण। बंधियाकरण में आप जानते हैं पाठा को किया जाता है बंधियाकरण, एक बोलते हैं शैल्य चिकित्सा, शैल्य और बताइए चिकित्सा या शैल्य क्रिया। शैल्य क्रिया मतलब पुरुष का नसबंदी कर दो या महिला का नसबंदी कर दो, गर्भ निरोधक को रोकना है यानी कि गर्भ को रोकना है। दूसरा बताइए हो सकता है मुंह से ली जाने वाली गोली, मुंह से ली जाने वाली और बाद बताइए गोली, गोली माने होता है टेबलेट, टेबलेट माने पिल्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर पिल्स लिख लो, गोली मुंह से ली जाने वाली गोली। दूसरा हो सकता है रोधक, रोध या बताइए रोधक जरा बोलते हैं बैरियर, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं लीजिए, चिंता मत कीजिए। बैरियर रोधक। अगला की हो सकता है बताइए इंट्रायूटेरिन डिवाइस यानी कि अंतः गर्भाशयी युक्ति,
अंतःगर्भाशयी युक्ति IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। बताइए बंध्याकरण, मुंह से ली जाने वाली गोली, रोध रोधक, अंतःगर्भाशयी युक्ति। एक और लिख लीजिए प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक ओकर बाद बताइए विधि। यानी कि कितने टाइप्स आप बांट सकते हैं बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कितना हो गया, पांचवा। यानी कि गर्भ निरोधक के कितने टाइप हो गए हैं बताइए, 5 प्रकार में आपको पहला बताए हैं प्राकृतिक विधि। पहला कौन विधि है बताइए, प्राकृतिक। उसके बाद बताइए विधि। प्राकृतिक विधि की भी 3 विधि है। प्राकृतिक विधि की भी कितने विधि है बताइए, 3 विधि। पहला बताइए अपना, पहला जो होता है आवधिक संयमता, आवधिक। उसके बाद बताइए संयमता, संयमता। दूसरा बताइए, दूसरा होता है बाह्य स्खलन, बाह्य। उसके बाद कौन सी लिखे हैं बताइए, स्खलन। और तीसरा जो होता है अनार्तव स्तनपान या स्तनपान अनार्तव, स्तन। उसके बताइए पान अनार्तव, अनार्तव। अब यहाँ पर देखते जाइएगा, पहला कुंची है आवधिक संयमता, दूसरा कुंची है बाह्य स्खलन और तीसरा कुंची है स्तनपान अनार्तव। अब इसमें से हम पढ़ते हैं पहले प्राकृतिक विधि क्या होता है। तो गर्भ निरोधक के प्रकार है, तो मतलब कि गर्भ निरोध का काम करेगा, यानी गर्भ धारण को रोकने का काम करेगा। तो प्राकृतिक विधि किसको बोलते हैं, वैसी विधि जिसमें न ही किसी भौतिक रोधक और न ही किसी रसायन रोधक का प्रयोग कर स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि। ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं, वैसी विधि जिसमें न ही किसी भौतिक रोधक, भौतिक रोधक का मतलब होता है भौतिक वस्तु, जैसे डायफ्राम, कंडोम, बताइए कॉपर्टी, इस सब को नहीं यूज किया जाता है। दूसरा, या रसायन रोधक, यानी कि टेबलेट, गोली, जेल, इस सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर से बोलिए, वैसी विधि जिसमें न ही किसी भौतिक रोधक यानी कि कंडोम, डायफ्राम इत्यादि और न ही रसायन रोधक यानी कि टेबलेट, मेडिसिन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, तब पर भी गर्भधारण को रोक सकते हैं, तो ऐसी विधि को बोलते हैं प्राकृतिक विधि। एक बार फिर से बोलते हैं लास्ट, वैसी विधि, गर्भ निरोधक की वैसी विधि जिसमें न ही किसी भौतिक वस्तु और न ही किसी रसायन वस्तु का उपयोग किया जाता है, ऐसी विधि प्राकृतिक विधि कहलाती है। यानी कि इसमें बताइए न ही भौतिक रोधक और न ही बताइए रसायन रोधक, रसायन उसके बताइए रोधक का प्रयोग किया जाता है। भौतिक रोधन में किया जाएगा, रोधक में किया जाएगा बताइए कंडोम। दूसरा बताइए डायफ्राम, डाई उसके बताइए फ्राम। तीसरा बता दीजिए कॉपर टी, कॉपर। उसके बताइए टी। ये सब बताइए कौन रोधक है बताइए, भौतिक रोधक। और रसायन रोधक में क्या आ जाएगा, मेडिसिन। मेडिसिन माने होता है दवाई, जैसे बताइए कौन सा दवाई, जैसे मालाडी, सहेली, ये सब दवाई होता है और इसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो ना ही भौतिक रोधक का प्रयोग करते हैं और ना ही रसायन रोधक का इसमें प्रयोग करते हैं, तब पर भी गर्भधारण को रोक लेते हैं, तब इसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि। अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। आगे आइए, प्राकृतिक विधि के कितने भाग में बांटा गया है बताइए, 3 भाग में। पहला होता है बताइए आवधिक संयमता, दूसरा की होता है बताइए बाह्य स्खलन, तीसरा कौन सी होता है बताइए स्तनपान अनार्तव। फिर से बताइए, पहला आवधिक संयमता, दूसरा बताइए बाह्य स्खलन, तीसरा कौन सी है बताइए स्तनपान अनार्तव। अब इसको समझिए पहले, आवधिक संयमता का मतलब क्या होता है। जब भी किसी भी महिला में मासिक धर्म होती है तो उसका ड्यूरेशन होता है 1 से लेकर 28 दिन। 1 से लेकर कितने दिन होता है बताइए, 28 दिन। फिर से, जब किसी भी महिला में मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मासिक धर्म का बताइए मासिक चक्र कितने दिन में होता है बताइए, 28 दिन में। मासिक चक्र कितने दिन में होता है बताइए, 28 चक्र। अब इस स्थिति में क्या होता है, 10वें दिन से 17वें दिन के बीच, 10वें दिन से 17वें दिन के बीच स्त्री और पुरुष संभोग करने से बचता है। इस स्थिति में बताइए संभोग करने से क्या होता है, बचता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन नहीं मनाता है, फिजिकल रिलेशन से बचता है, यानी कि सेक्स करने से क्या होता है बताइए, बचता है। ये तीनों नहीं का चिन्ह है, सेक्स करने से बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि 10वें से 17वें दिन के बीच में, 10वें से 17वें दिन के बीच में अंडोत्सर्ग क्रिया, अंडोत्सर्ग, अंडोत उससे बताइए सर्ग की क्रिया हो सकती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो सकती है या हो चुकी होती है, हो चुकी उसके बताइए होती है। अगर बताइए 10 से 17वें दिन के बीच में अंडोत्सर्ग यानी कि अंडाशय से अंडाणु बाहर आ चुका है या अंडाणु बाहर आने के प्रोसेस में है, अगर इस टाइम बताइए संभोग क्रिया करेगा तो पुरुष का स्पर्म महिला के योनि मार्ग से जा करके अंडाणु से मिलेगा और गर्भधारण की संभावना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनसे बचने के लिए क्या करते हैं बताइए, 1 से 10 दिन तक वो संभोग करें, 17 से लेकर 28 दिन के बीच में करें, लेकिन 10 से कितने दिन बताइए, 17 दिन के बीच में नहीं करें। ये 10 से 17 दिन के बीच के टाइम को बोलते हैं निषेच्य अवधि, निषेच्य। उसके बाद कौन सी बोलते हैं बताइए, अवधि। निषेच्य अवधि क्या होता है, वह अवधि जिसमें निषेचन की संभावना बहुत अधिक होती है, उसको बोलते हैं निषेच्य अवधि। निषेच्य अवधि माना जाता है 10 से लेकर के 17 दिन। अब बताइए आवधिक संयमता, इसका लॉस भी है, सॉरी इसका हानि, हानि बोलते हैं इसको, हानि ना बोल करके इसकी कमी भी आप बोल सकते हैं, इसमें कमी भी है। इसका कमी क्या है, पहला
महिला में जो मानसिक धर्म होती है, महिला में कौन धर्म बताइए, मानसिक उसका बताइए धर्म जो होती है वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। हार्मोन के द्वारा कौन सी होती है बताइए, नियंत्रित। तो कौन कौन सा हार्मोन है बता दो, एगो LH, एगो बताइए FSH, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और बताइए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन के द्वारा क्या होती है बताइए, मानसिक धर्म कंट्रोल होती है। अगर मांस हार्मोन असंतुलित हो गया है, यानी कि असंतुलित होने का मतलब है कि हार्मोन डिसबैलेंस हो गया है, इसका मतलब है कि मानसिक धर्म का ड्यूरेशन घट भी सकता है और बताइए बढ़ भी सकता है। यानी कि मानसिक धर्म 28 दिन से शिफ्ट होकर 20 दिन भी आ सकता है, या मानसिक धर्म 28 दिन से बढ़ करके 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन भी हो सकता है। इस स्थिति में 10 से 17 दिन के बीच ही 10 से 17 दिन के बीच ही अंडोत्सर्ग होगा, इसकी गारंटी नहीं रह जाती है। और इसकी गारंटी नहीं रह जाती है तो अगर इस बीच न करके इस बीच भी करेगा, निषेचन होने की संभावना उस टाइम बढ़ जाती है। पहला इसकी कमी है कि हार्मोन के द्वारा मानसिक धर्म नियंत्रित होती है, और हार्मोन असंतुलित होने के कारण मानसिक धर्म का ड्यूरेशन यानी अवधि या दिन घट या बढ़ सकता है, जिसके कारण निषेचन होने की संभावना 1 से 10 दिन हो या 17 से 28 दिन हो, किस टाइम होगा पता नहीं है। दूसरा बताइए क्या है, दूसरा है कि इस स्थिति में यानी कि आवधिक संयमता की स्थिति में महिला और कौन सी बताइए, पुरुष। महिला और पुरुष का मतलब वही दंपत्ति को अपने मानसिक धर्म की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मानसिक धर्म की बताइए, मानसिक धर्म की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण चक्र की कौन सी होना चाहिए बताइए, जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब कि कब से मानसिक धर्म शुरू हुआ है, कब जाकर के मानसिक धर्म खत्म हुआ है, इसके बारे में दोनों को नॉलेज होना चाहिए। और दोनों को नॉलेज होगा तब जाकर के इसको ठीक से हैंडल कर पाएगा, नहीं तो पता चलेगा कि इधर उधर हो गया है, गर्भधारण रोकना चाहते थे लेकिन रुका नहीं है। तीसरा बताइए, तीसरा कुंज है, तीसरा है संयमता। तीसरा कुंज बताइए, संयमता। संयमता का मतलब होता है कि खुद को कंट्रोल करना। खुद को कौन सी करना बताइए, कंट्रोल उसके बताइए करना। खुद को कंट्रोल करने का मतलब कौन सी है, आवधिक संयमता में की बोले हैं 10 से 17 दिन के भीतर में बताइए निषेचन करने से बचेगा, यानी प्रजनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से बचेगा। लेकिन आप ही बताइए, कोई भी दंपत्ति एक बेड पर रहेगा और वो कोशिश करने के बावजूद भी कि निषेचन या प्रजनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट न करे, तब पर भी प्रजनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर ही लेता है। तो अब बताइए 10 से 17 दिन के भीतर 10 से 17 दिन के बीच नहीं करना चाहिए, लेकिन बताइए फ्लो में हो गया है तो मतलब कि गर्भधारण रोकना चाहते थे लेकिन रुका नहीं है। अब गर्भधारण नहीं रुका है तो मतलब कि आप कंट्रोल खुद को नहीं कर पाए, आप प्रजनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए, यानी स्पर्म ओवम जाकर के मिला और गर्भधारण हो गया। ये पहला विधि है, कौन सी का बताइए, आवधिक संयमता। आवधिक संयमता में अगर 10 से 17 दिन के बीच निषेचन प्रक्रिया में अगर बताइए भाग लेने से बचता है तो इसका मतलब गर्भधारण रुकेगा। पहला हो गया। दूसरा कौन सी है बताइए, बाह्य स्खलन। पहला का कमी बता दीजिए, महिला का मानसिक धर्म हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। हार्मोन के डिसबैलेंस होने से मानसिक धर्म का दिन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और दिन घटने या बढ़ने से अंडोत्सर्ग का दिन भी घट सकता है और बढ़ सकता है। इस अनिश्चितता के चक्कर में अगर प्रजनन प्रक्रिया में नर और महिला भाग लेगा तो गर्भधारण की संभावना बढ़ेगा। दूसरा, महिला पुरुष दोनों दंपति को मानसिक धर्म की पूर्ण चक्र की जानकारी होनी चाहिए कि किस दिन मानसिक धर्म हुआ है, किस दिन खत्म होगा। और अगर अवधि उसको पता नहीं होगा तो उनको पता चलेगा कि पता नहीं किस दिन होना है, अंडोत्सर्ग नहीं होना है, इस प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट कर लेगा, यानी पूर्ण चक्र की जानकारी होना चाहिए। दूसरा बताइए संयमता। संयमता मतलब कि स्त्री को भी खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए और पुरुष भी खुद को कौन चीज में रखेगा, कंट्रोल में, तब जाकर के बात बनेगा। नहीं तो वही बात होगा, जिसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं वो तो नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा सब हो जाएगा। दूसरा बताइए कौन से है, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन अब यहाँ पर क्या होता है, बाह्य स्खलन जब कोई भी बताइए कौन सी दंपत्ति संभोग क्रिया में भाग लेता है। संभोग क्रिया में कौन सी लेता है बताइए, भाग। संभोग क्रिया मतलब सेक्स प्रोसेस में कौन सी लेता है, भाग लेता है। तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लेते हैं महिला का है गर्भाशय, कौन सी है बताइए, गर्भाशय। और ये पुरुष का बताइए, ये कौन सी है बताइए, पेनिस, इसको बोलते हैं पेनिस। ये पेनिस जो होता है ये महिला के योनि मार्ग से गिरवा तक पहुंचता है, और पुरुष स्पर्म को यहीं पर क्या करता है, डोनेट करता है। तब स्पर्म ऐसे करके महिला के फ्लोपियन ट्यूब से जाकर के क्या होता है, मिलता है। अब ध्यान लिखिए, ध्यान दीजिए, जब संभोग क्रिया करता है तो पेनिस इधर इसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन जब पुरुष एक्साइटेड होता है तो उनसे स्पर्म निकलता है, शुक्राणु। इनके रास्ते से कौन चीज निकलता है बताइए, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। जब शुक्राणु रिलीज होने लगता है, यानी कि जब पेनिस अंदर प्रवेश किया और शुक्राणु रिलीज हो रहा है, उनसे पहले ही पुरुष अपने पेनिस को कहाँ निकालेगा, बाहर।
और स्पर्म को रिलीज रिलीज योनि के भीतर न करके शरीर के बाहर रिलीज करता है, तब इसको बोलते हैं बाह्य स्खलन। कौन सी बोलते हैं बताइए? बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन किसको बोलते हैं? वह स्थिति जिसमें महिला और पुरुष संभोग प्रक्रिया में भाग लेता है। पुरुष योनि के भीतर शुक्राणु रिलीज यानी स्रावित करने से पहले अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है और शरीर के बाहर शुक्राणु को छोड़ता है, तब इस स्थिति को बोलते हैं बाह्य स्खलन। कौन सी बोलते हैं बताइए? बाह्य स्खलन। अब इसकी भी एक कमी है, बाह्य स्खलन की कौन सी बताइए? कमी। इसकी कमी क्या है? अब ध्यान दीजिए, जिस टाइम महिला और बताइए पुरुष संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस टाइम महिला भी बहुत एक्साइटेड है और पुरुष भी बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब है कि दोनों का दोनों उत्तेजित है, और उस टाइम पुरुष के शरीर से यानी कि पेनिस के माध्यम से शुक्राणु रिलीज हो रहा है। उस टाइम कोई पुरुष अगर कोशिश करने के बाद भी, कोशिश करता है तब भी पेनिस को निकाले इतना क्षमता पुरुष के पास है नहीं। इसका मतलब है कि पेनिस गया और स्पर्म को रिलीज करने से पहले पेनिस बाहर निकलेगा। अगर ये बाहर निकाल लिया है मतलब पुरुष मजबूत है। पुरुष कौन चाहिए बताइए? मजबूत, खुद को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और कंट्रोल कर लेता है, तो मतलब कि पेनिस आएगा बाहर और बाहर शरीर के बाहर स्पर्म को रिलीज करेगा। तो इसकी भी कमी है कि इसमें भी पुरुष को कंट्रोल करना होगा, इसमें महिला को कंट्रोल करना नहीं पड़ता है, पुरुष को कंट्रोल करना पड़ता है। स्पर्म अंदर रिलीज ना होकर के स्पर्म बाहर रिलीज होगा। दो बात पढ़ लिया। अगला कौन सी है बताइए? स्तनपान अनार्तव। स्तनपान और दूसरा कौन सी है बताइए? अनार्तव। इसका मतलब कौन सी होता है? ध्यान से देखिए, स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव क्या होता है? जब कोई भी महिला, जब कोई भी, उसके बताइए महिला संतान को जन्म देती है, संतान को कौन सी देती है बताइए? जन्म। यानी कि जब कोई भी महिला संतान को जन्म यानी प्रसव, प्रसव माने की हो गया है, हाँ, संतान को जन्म देने के बाद लगातार 4 से 6 महीना तक, 4 से 6 महीना तक संतान को दूध पिलाती है। संतान को क्या करती है बताइए? स्तन का दूध, अपना दूध पिलाती है, दूध पिलाती है। तो इस स्थिति में महिला का मानसिक धर्म, मानसिक उसके बताइए धर्म, और अंडोत्सर्ग, अंडोत उसके बताइए सर्ग, दोनों रुक जाता है। यानी कि जब कोई भी महिला संतान को जन्म देने के बाद बच्चे को लगातार दूध पिलाती है 4 से 6 महीना तक, इस स्थिति में महिला का मानसिक धर्म भी रुक जाता है और बताइए अंडोत्सर्ग की क्रिया भी रुक जाती है। और इस स्थिति में महिला अगर पुरुष के साथ संभोग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता भी है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि महिला का मानसिक धर्म हुआ ही नहीं, तो अंडोत्सर्ग होगा नहीं, अंडोत्सर्ग होगा नहीं तो अंडा निकलेगा नहीं, अंडा निकलेगा नहीं, लेकिन मतलब स्पर्म पहुंचने के बावजूद भी अंडे की अनुपस्थिति में, अंडा एब्सेंट है, अंडा उपस्थित नहीं है, तो शुक्राणु जाएगा अपने से घूम करके डिरिया करके आ जाएगा, महिला गर्भधारण होने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्तनपान अनार्तव। आगे आ जाइए, इसमें अगर बच्चे को, इसमें कहा जाता है बच्चे को पानी भी नहीं देते हैं, बाहर से दूध भी नहीं पिलाते हैं, बाहर का जैसे गाय का डिब्बा का इस सब का दूध भी नहीं पिलाते हैं। दूसरा बता दीजिए आप, बाहर का कोनो आहार भी नहीं देते, आहार भी कोई नहीं देते, बाहर का कुछ भी नहीं देते, लिक्विड फॉर्म में जो होता है कुछ भी नहीं देते। इस स्थिति में बताइए 4 से 6 महीना तक करते हैं, गर्भधारण हो, मानसिक धर्म रुकेगा, मानसिक धर्म रुकेगा तो मानसिक धर्म रुक जाता है इस टाइम, और उस टाइम प्रजनन प्रक्रिया में कितनों भाग ले बढ़ चढ़ करके कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी अधिकतम अवधि जो माना गया है ये 4 से 6 महीना, अधिकतम बहुत ज्यादा करेंगे तो कितना महीना होगा बताइए? 6 महीना, 6 महीना से ज्यादा नहीं होगा। अपना प्राकृतिक विधि पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ते हैं बैरियर। दूसरा क्या चीज पढ़ते हैं बताइए? बैरियर।